हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग पिछले क्लास में कुछ टॉपिक पढ़े थे और उसके एवज में कुछ होमवर्क भी दिया गया था आप लोग को, लेकिन इस कोरोना काल में आप लोग के दिमाग पर कोरोना का ऐसा असर छाया हुआ है कि जिससे होमवर्क बनाना भी भूल गए, या कुछ लोग तो ऐसा भी पता चला है, कुछ लोग को कल कॉल भी किए थे तो अभी बहुत पीछे चल रहा है उनका गाड़ी जो है, बहुत पीछे रफ्तार जो है। दिन रात चिल्लाएगा कि लाइव क्लास दीजिए सर, लेकिन जितना क्लास यहाँ बता रहे हैं उसको कंप्लीट करने का, हाँ यदि इसको कंप्लीट किए हुए रहते तो लगता कि नहीं बच्चे को लाइव क्लास की बहुत ही अति आवश्यकता है। बच्चा थोड़ा लाइव में जब तक हम चेहरा नहीं देख लेते हैं या मेरा चेहरा नहीं देख लेते हैं लाइव में, हम कहीं मेरा पुराना चेहरा तो नहीं है या मेरा आत्मा तो नहीं यहाँ पर बक रहा है, तो थोड़ा दिखा देते अच्छा से। लेकिन वो भी आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तत्कालिक अभी जो थोड़ा सा होमवर्क जब दिए तो वो सिर्फ चेक करने के लिए दिए कि आप लोग कितने जगह हो, सोए हैं या पूर्णतः डेड हो गए हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए होमवर्क को डाला था। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदी इंग्लिश सब अलग अलग बैच मिला करके भी 6 से 7 बंदा जो है होमवर्क भेजा बना करके, उसको धन्यवाद है। जैसे भी भेजा, टूटा फूटा जो भी भेजा, लेकिन उसके अलावा किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि होमवर्क बना के भेजे। खैर जो भी हो, ये अभी हम लोग का शिक्षा पद्धति यही चल रहा है, इसी सिस्टम में जीना भी है भी कुछ दिन के लिए। तो तत्कालिक फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक अपेक्षा लेकर, एक नए आशा को लेकर के चल रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोग का जो एक दिमाग पर कुछ असर पड़े मेरे बातों का। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक के लेके चलते हैं। पिछला टॉपिक हम लोग देखे थे अर्ध सेल प्रतिक्रिया और सेल प्रतिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन। अब जो अगला क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं उसी से अगला जो क्रमशः धारावाहिक के रूप में है, सेल को रिप्रेजेंट करने सीखेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से हम लोग सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दर्शावे कॉपी पर या बोर्ड पर। प्रैक्टिकली हम सेल बनाएंगे अलग बात है, लेकिन कॉपी पर कैसे रिप्रेजेंट करें, एक डायग्रामेटिक रूप में, पूरा सेल का पूरा डायग्राम नहीं बना के एक सांकेतिक रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम तो उधर बता ही चुके कि सेल का डायग्राम जब भी बनाएंगे तो एनोड को हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे, कैथोड को राइट साइड रखेंगे। तो अब उसी प्रकार से यहाँ पर सेल को सिंबल के रूप में, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे उसको आईयूपीएससी ने बताया है कि कैसे उसको सजाया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, टर्म कंडीशन। उस टर्म कंडीशन को देखते हैं और उसके आधार पर फिर एग्जाम्पल देखते हैं। फिर वही एग्जाम्पल होगा जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, उसी ढंग का एग्जाम्पल आएगा, वही रिडॉक्स रिएक्शन आएगा और वो रिडॉक्स रिएक्शन को फिर हम तोड़ेंगे, फिर हाफ सेल रिएक्शन निकालेंगे, फिर सेल रिएक्शन निकालेंगे और तब सेल के रूप में रिप्रेजेंट करने सिखाएंगे। चलिए हम लोग आगे मिलते हैं किस प्रकार से। तो हेडिंग देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। कल जब आंसर शीट भी भेजे थे तो आंसर शीट देख करके कुछ लोग ऐसा अकचका गए, लगता है कि नशा में था, दारू पी लिया था या क्या, या सो के तुरंत जगा होगा। इस एक सप्ताह जो बारिश हो रही थी पूरा निंदे में था, कुंभकर्ण का परनाती सब है, अचानक जगता है। क्या रिजल्ट है, क्या किस चीज का रिजल्ट, टेस्ट लिए थे क्या, ऐसा सब क्वेश्चन आया तो थोड़ा बुरा लगता है। थोड़ा जगिए, जग करके जितना भी जो भी हमको जिस सिस्टम में हम चल रहे हैं उस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं।
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के लिए यहां पर कुछ कहता है, सेल को दर्शाने हेतु कुछ नियम तैयार किए गए हैं। जो निम्नांकित, तो स्टेप वाइज है। स्टेप फर्स्ट, सर्वप्रथम हाफ सेल ऑक्सीडेशन, हाफ सेल ऑक्सीडेशन तुम लोग समझ रहे हैं, को बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड दर्शाया जाता है। स्टेप 2, तब हाफ सेल रिडक्शन को राइट साइड दाहिने तरफ दर्शाया जाता है। स्टेप 3, तब दोनों हाफ सेल रिएक्शन के बीच में लवण सेतु के रूप, लवण सेतु को साल्ट ब्रिज इसको बोले थे, दो समानांतर खड़ी रेखा इस प्रकार से के रूप में दर्शाया जाता है। दोनों हाफ सेल रिएक्शन में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच तीर के निशान जो है यूज करते जो हैं एरो के बदले ऑब्लिक तिरछी रेखा, थोड़ा टेढ़ा ब्रैकेट है ये, या अर्धविराम, व्याकरण पढ़े होंगे या एक ग्रामर पढ़े होंगे, सेमी कॉलन बोलते हैं इसको, सेमी कॉलन। इसमें एक डॉट ले लिया ऊपर, नीचे कॉमा,
का उपयोग किया जाता है। तो पहले यहां पर समझिए, स्टेप फर्स्ट कहता है सर्वप्रथम जो भी हाफ सेल ऑक्सीडेशन हम लोग वहां पर जब निकालने सीखे हैं पिछले क्लास में, तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन को हम लोग लेफ्ट साइड दिखलाएंगे। लेफ्ट राइट तो समझते हैं, ये लेफ्ट है और वो क्या है, राइट है। तो लेफ्ट साइड दिखलाएंगे किसको, हाफ सेल ऑक्सीडेशन को। वहां भी बताए थे सेल जब रिप्रेजेंट किए थे तो बाएं तरफ दिखलाए थे एनोड प्लेट को, और एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है, ये हमको पहले से पता है। तो एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए जैसे वहां रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड में, तो उसी प्रकार यहां भी जो सेल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन को कहां दिखलाएंगे, लेफ्ट साइड में। अब उसके बाद हाफ सेल रिडक्शन को दिखलाएंगे राइट साइड में। तब दोनों हाफ सेल रिएक्शन जो होगा उसके बीच लवण सेतु के रूप में दिखलाएंगे दो समानांतर खड़ी रेखा, छोटा सा रेखा, दो समानांतर खड़ी रेखा दिखलाएंगे। ये सिंबल हो गया किसका, तो साल्ट ब्रिज या लवण सेतु का। इसके अलावा कि दोनों हाफ सेल रिएक्शन में प्रतिकारक और प्रतिफल है, उसके बीच जो एरो का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट एग्जांपल दिखलाते हैं समझ में आ जाएगा। एरो का जो इस्तेमाल करते हैं तो कहता है उसके बदले उसको हटा दीजिए, आप उसको डिस्प्लेस कीजिए, उसके जगह पर क्या लाएंगे, ऑब्लिक लेंगे, जिसको तिरछी रेखा बोलते हैं। वो खड़ी रेखा था और ये क्या है, तिरछी है, थोड़ा स्लोप में। या अर्ध विराम का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 स्टेप से जब गुजरेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा, आराम से दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, लिख लिया इसको, किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। फिर से एक बार हम लोग यहां रिपीट कर देते हैं कि हाफ सेल ऑक्सीडेशन को लेफ्ट साइड, हाफ सेल रिडक्शन को राइट साइड, दोनों हाफ सेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में जो है लवण सेतु को दिखलाएंगे दो समानांतर खड़ी रेखा के रूप में। और इसके अलावा दोनों हाफ सेल रिएक्शन में प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच जो एरो का इस्तेमाल करते हैं उसके जगह इस्तेमाल करेंगे ऑब्लिक का या सेमीकोलन का। बस सिंपल है, 4 स्टेप है यहां पर। अब 5वां स्टेप देखते हैं क्या है। हो गया, स्टेप 5, यदि दर्शाए गए सेल के प्रारंभ या अंत, प्रारंभ या अंतिम कहिए, अंतिम या दोनों सिरे पर कोई गैस या आयन उपस्थित हो तो उसके बगल में प्लेटिनम
पीटी दर्शाया जाता है। कि यदि प्रारंभ में या अंतिम सिरे पर कोई गैस है या आयन प्रेजेंट है, तब उसमें हम क्या दर्शाएंगे, बगल में, उसके बगल में छोटी कोष्ठक में पीटी लिख देंगे, प्लेटिनम, जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायता करता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायता करता है। स्टेप 6, यदि दर्शाए गए सेल में किसी अवयव का मोलर सांद्रण या किसी गैस का दाब दिया गया हो तो उसे उस पदार्थ के नीचे छोटी कोष्ठक में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुल 6 स्टेप है। इस 6 स्टेप को एक बार 2 बार पढ़ लेना है, बढ़िया से ऊपर से नीचे पूरा पढ़ लेंगे। अब उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्टेप वाइज। तो फिर से एक बार पूरा 4 स्टेप तो उधर बता ही दिए। 5वां स्टेप और 6ठा स्टेप में यदि लगा हुआ है, अर्थात ये दोनों कंडीशनल है। इस दोनों स्टेप का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि दिया रहेगा तब होगा यूज, यदि नहीं है तो इस्तेमाल इसका नहीं होगा। लेकिन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये चारों कंपलसरी स्टेप है, अर्थात इसका इस्तेमाल होना ही होना है। चाहे वो कुछ दिया रहे अथवा ना दिया रहे, उसको हमको उस चारों का इस्तेमाल करेंगे ही। समीकरण दिया है, उसको सेल के रूप में रिप्रेजेंट जब करना है तो वैसे कंडीशन में उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा चारों स्टेप का। बाकी का जो 2 स्टेप है 5 और 6 का, इसका स्टेप का इस्तेमाल जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो मैंने कंडीशन पर दिया हुआ है कि यदि वहां पर सवाल में ऐसा सब कंडीशन दिया रहेगा, यदि हमको वहां पर कोई गैस या आयन रहेगा तब प्लेटिनम का इस्तेमाल करेंगे, यदि उसका मोलर सांद्रण या दाब दिया रहेगा तब उसको दिखलाएंगे। ऐसे फालतू में इधर उधर दिमाग लगाने इसको फायदा नहीं है। इसलिए ये दोनों स्टेप कंडीशनल स्टेप है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहला 4 स्टेप जो है कंपलसरी स्टेप है, अनिवार्य चरण है, उस चारों का उपयोग करेंगे ही। अब उसको एग्जाम्पल के रूप में दे करके रिप्रेजेंट करके दिखला देते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लिया इसको। एग्जाम्पल, तो वही सब एग्जाम्पल लेंगे जो
पीछे हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल, होमवर्क में भी जो दिए हुए हैं, बस वही सब एग्जाम्पल लेना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, तो निम्नांकित प्रतिक्रियाओं को सेल के रूप में दर्शावें। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2। तो यहां पर जाकर के एक समीकरण दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इस रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग को सेल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके पहले वही काम करेंगे जो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे। पहले हाफ सेल रिएक्शन निकालेंगे और तब सेल रिएक्शन निकालेंगे, उसके बाद सेल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग, उस दिन भी बताए थे कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर फिर अकेला है तो 0 होगा, हाइड्रोजन यहाँ अकेला है तो 0 होगा। क्लोरीन यहाँ पर -1 है तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन का क्या होगा, +1। यहाँ क्लोरीन -1 गुना 2 तो -2, इसका कितना होगा, +2। तब यहाँ पर Zn 0 से चेंज कर रहा है Zn+2। अब दूसरा यहाँ पर चेंज कर रहा है H+1 से H2O। इतना तो कर सकते हैं जो पिछले क्लास में भी किए थे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 ठो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, संख्या बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब जब संख्या बराबर हो गया तब अंत में देखेंगे आवेश। आवेश यहाँ कितना है, तो 0 है, यहाँ +2 है, तो बड़ा कौन है, 0 से +2 बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 2 बड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब उसके बाद यहाँ 2 + 1 है तो +1 × 2 तो +2, 2 × 0 तो 0, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैंसिल कैंसिल, तो ये तो हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था तो हाफ सेल रिडक्शन। अब इसको जोड़ेंगे तो Zn0 2H+1 Zn+2 H2O, तो ये हो गया सेल रिएक्शन। इतना काम पिछले क्लास वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको यहाँ पर जो है अगला जो काम करने जा रहे हैं उसको सेल के रूप में रिप्रेजेंट करना है, एज सेल। तो सेल के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बोले थे जस्ट अभी स्टेप फर्स्ट दिखलाए कि हाफ सेल ऑक्सीडेशन, यही है। तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन को कहाँ दिखलाना है, लेफ्ट साइड, और हाफ सेल रिडक्शन को दिखलाना है राइट साइड। लेफ्ट और राइट तो समझ रहे हैं ना, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। तो लेफ्ट साइड में हाफ सेल ऑक्सीडेशन को याद कीजिए, स्टेप फर्स्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन को कहाँ दिखलाएंगे, लेफ्ट साइड, और हाफ सेल रिडक्शन को कहाँ दिखलाएंगे, राइट साइड। तो पहले उसको दिखला ही देते हैं। तो Zn चेंज हो रहा है किस रूप में, Zn+2 के रूप में, और यहाँ H+ चेंज हो रहा है, ये 2 लिखना है, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। तो H+ चेंज हो रहा है किस रूप में, H2 के रूप में। तो 2 स्टेप का काम खत्म। Zn कहाँ जा रहा है, Zn से जा रहा है Zn+2, H+ से कहाँ जा रहा है, H2। इतना तो कर सकते हैं, सब आदमी कर लेंगे। अब उसके बाद स्टेप 4 में जो बताएं कि जो एरो है, ठीक है, यहाँ क्या है, एरो है, तो एरो के बदले में ऑब्लिक,
एरो के बदले में ऑब्लिक, अथवा दूसरे रूप में Zn सेमी कॉलन, यहां H प्लस सेमी कॉलन H2। ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 3 में बताए थे कि दोनों हाफ सेल रिएक्शन या हाफ सेल के बीच में साल्ट ब्रिज के रूप में दिखलाएंगे। ये दोनों दिखलाना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक दिखलाएंगे, या तो इसको दिखला देंगे या तो इसको दिखलाएंगे, सेमी कॉलन वाला या ऑब्लिक वाला। तो इस प्रकार से स्टेप 4 तक जो कंपलसरी स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए कि हमने क्या किया। Zn 0 से कहां लाए, Zn+2 यहां दिखला दिए। उसके बीच में जो एरो है, एरो के बदले में क्या लिए, ऑब्लिक या सेमी कॉलन। यहां H प्लस है, यहां H2 है, तो H प्लस से H2 गए, यहां पर एरो के जगह क्या लिए, ऑब्लिक या सेमी कॉलन। इतना कर दिए। अब इसके बाद स्टेप इसके बाद यहां पर साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किए, तो दोनों हाफ सेल रिएक्शन के बीच में मैंने बोला कि क्या करना है, दो समानांतर खड़ी रेखा साल्ट ब्रिज के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। अब इसके बाद जो स्टेप 5 आया और स्टेप 6, तो स्टेप 5 कहता है, वहां लिखाए थे कि यदि दर्शाए गए सेल के प्रारंभ, तो प्रारंभ में क्या दिखलाई पड़ रहा है आप लोग को, Zn दिखलाई पड़ रहा है। तो यहां Zn है और यहां अंतिम में क्या है, H2 है। तो कहता है कि यदि यहां पर कोई गैस या आयन है, तो जस्ता तो कोई गैस है नहीं, जस्ता क्योंकि एक धातु है, और धातु जो है कोई भी धातु गैस के रूप में नहीं पाया जाता है दुनिया में। तो ये धातु है तो ये तो गैस होगा नहीं। आयन भी नजर नहीं आ रहा है, कोई चार्ज भी इस पर नजर नहीं आ रहा है। यहां भले है, बीच में हमको नहीं देखना है, ये ध्यान दीजिएगा, बीच में नहीं देखना है हमको, ये बीच वाला नहीं, मैंने ये जो ऑब्लिक है ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक के पहले और इस ऑब्लिक के बाद। तो शुरुआत में धातु है यहां प्रेजेंट, तो ना तो कोई आयन है ना तो कोई गैस है, तो इस सिरा से हम फ्री हो गए। अब यहां देखिए H2 है, H2 क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस। तो गैस के रूप में पाया जाता है हाइड्रोजन। तब कहता है यहां पर क्या जोड़ेंगे, प्लेटिनम। क्योंकि गैस में करंट पास होगा नहीं ऐसे, तो प्लेटिनम का तार वहां पर यूज किया जाता है सेल में। तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब स्टेप 6 का यहां पर डाटा नहीं दिया है, डाटा अगला सवाल में देखते हैं। तो डाटा यदि दिया रहेगा मोलर सांद्रण या उसका दाब का मान, तब उसका यूज करेंगे। तत्कालिक वो नहीं दिया है तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। इसको लिख लें, हो गया। चलिए अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कि जैसे यहां पर है MnO2 प्लस HBr, MnBr2 प्लस Br2 प्लस H2O, ये समीकरण है यहां पर दिया हुआ। अब इसका जो है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। तो Mn का यहां पर चेंज होता है +4, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 गुना 2 -4, तो इसका क्या हो जाएगा, +4। यहां Mn ब्रोमीन का -1 होता है और वैलेंसी, तो -1 गुना 2 तो -2, तो इसका कितना होगा, +2। ब्रोमीन यहां अकेले है तो 0, यहां ब्रोमीन है -1, तो ब्रोमीन का चेंज हो रहा है और Mn का चेंज हो रहा है। अब उसके बाद उसको लेके चलते हैं
तो Mn +4 से चेंज हो रहा है Mn +2, Br-1 से चेंज हो रहा है Br20। ठीक है। अब यहां पर ब्रोमीन 2 है, यहां ब्रोमीन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई। Mn +4 है, यहां +2 है। अब इसके बाद यहां क्या करेंगे कि +4 से +2 है। ठीक है। यहां क्या है, -1 से 0 है, तो आवेश चेक करेंगे तो +4 है, यहां +2 है, तो बड़ा कौन है भाई, +4 है, तो +4 बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। यहां 2 गुना -1 तो -2 है, यहां 2 गुना 0 0, तो 0 और -2 में कौन बड़ा होता है, तो 0 बड़ा होता है। कितना बड़ा है, तो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जुटा, मतलब ग्रहण हो रहा है, तो ये हो गया हाफ सेल रिडक्शन। और यहां इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, तो ये हो गया हाफ सेल ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद कैंसिल कैंसिल, तो बचा Mn +4 2Br-1 Mn +2 + Br20, तो ये हो गया सेल रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है हाफ सेल रिएक्शन या सेल रिएक्शन, जो भी पूछना है तो ऑब्जेक्टिव जैसे मान लो कह दिया, ये समीकरण दे दिया और कहेगा बताइए इसके लिए सेल रिएक्शन कौन सा सही है। 4 चॉइस दिया रहेगा, एक चॉइस ये दिया रहेगा, बाकी कुछ और दिया रहेगा। तो हमको ध्यान देना है कि बस हमको रफ में थोड़ा सा काम कर लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, और उतना करके उसके बाद बता देंगे तो हमको एक क्वेश्चन का जवाब हमको सही मिल जाएगा। अब इसके बाद एज सेल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कितना आसान है, मैंने वहां स्टेप बताया। स्टेप फर्स्ट कि हाफ सेल ऑक्सीडेशन, हाफ सेल ऑक्सीडेशन ढूंढ लीजिए, ये तो है। तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन ये है, ब्रोमीन माइनस से Br2, उसको लेफ्ट साइड। अब यहां पर बीच में ऑब्लिक देंगे एरो के निशान की जगह पर, Br2। 0 दिखलाना जरूरी यहां पर नहीं है, यहां इसकी संख्या को भी दिखलाना जरूरी नहीं है। अब उसके बाद दूसरा है Mn +4 से Mn +2। ठीक है। अब उसके बाद इसको अथवा में दूसरे रूप में भी दिखला सकते हैं, Br-1 ऑब्लिक नहीं यूज करेंगे, सेमी कॉलन यूज करेंगे। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, कोई एक तो दिखलाएंगे +4 सेमी कॉलन Mn +2। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखना है कि साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे यहां पर बीच में, तो स्टेप 4 तक का काम खत्म। अब स्टेप 5 बोले कि यदि प्रारंभ या अंतिम सिरा पर कोई गैस या आयन प्रेजेंट रहे, तो यहां भी आयन है, यहां भी आयन है, तो इधर भी Pt जोड़ेंगे, या यहां भी Pt जोड़ेंगे, यहां भी Pt जोड़ेंगे, यहां भी Pt जोड़ेंगे। काम खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टेप 6 का जो यहां पर इस्तेमाल कर देंगे, बाय द वे यहां पर इसका दे दिया 0.1 m लिखा हुआ है, इसका 0.01 m लिखा हुआ है, इसका 0.2 m लिखा है, और इसका जाकर के जो है कि कुछ भी बाय द वे 1 atm लिखा है, दाब दिया हुआ है। तो जो जो वहां दिया है उसको वहां पर अपने जगह पर पुट कर देंगे। Mn +4 का दिया है, +4 यहां है, तो 0.1 हम दिखला देते हैं 1 m। Mn +2 कितना दिया है, 0.2 m। इस प्रकार से नीचे दिखला देंगे। Br-1 है 0.01 m, और Br2 कितना है भाई,
to 1 ATM। इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेल को पूरा 6 स्टेप के साथ। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत यदि है तो जस्ट एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं तो और माइंड क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे यहां पर Li प्लस KF, LiF प्लस K। लिथियम अकेले है तो 0, यहां लिथियम +1, क्योंकि F का -1 होता है तो इसका कितना होगा +1। यहां F का -1 तो K का +1 और यहां K का 0। अब देखिए लिथियम 0 से स्टार्ट करते हैं, लिथियम +1 और K +1 से स्टार्ट करते हैं, K 0। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ +1 है तो आवेश ज़्यादा है, एक ठो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हाफ सेल ऑक्सीडेशन, ये हो गया हाफ सेल रिडक्शन। अब दोनों को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, Li0 प्लस K +1, Li+1 अब प्लस K 0। ये हो गया क्या, सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन हो गया, इसको सेल के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए एज सेल। तो सेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर जाकर के देखिए, मैंने बोला था हाफ सेल ऑक्सीडेशन को बाएं तरफ, हाफ सेल रिडक्शन को दाएं तरफ। Li/Li +1, दूसरे तरफ K +1 K यहां पर। अब इसके पहले यहां पर प्लेटिनम नहीं यूज करेंगे क्योंकि धातु है, यहां भी प्लेटिनम यूज नहीं करेंगे क्योंकि धातु है। बाकी कुछ दिया नहीं है तब उनको कंडीशन आ गया कंप्लीट। इस प्रकार से आशा करते हैं कि सभी समझ गए होंगे। जितना भी होमवर्क दिए हुए थे पिछले क्लास में इक्वेशन, उसी इक्वेशन का उपयोग करके एक बार फिर अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उसको बना के दिखलाएं। उसके बाद तब फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।